तो कैसे हो दोस्तों? पिछले वीडियो में कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी ऐसे ही आपका प्यार और लाइक और कमेंट्स मिलता रहेगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, दद्दू मैरिल को मारने के लिए सीजुन को अपने रास्ते से हटने को कहता है, जिस पर सीजुन इसके लिए उन्हें रोकता है। ये देख दद्दू अपने मैजिकल पावर का यूज करने लगते हैं कि अचानक उनके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। आइलिन, तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे रोक लोगी। आखिर तुम तो जानती हो मैं उस वाइट ड्रैगन से कितनी नफरत करता हूँ। नहीं ग्रैंडपा, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इस स्टैचू के थ्रू जो आपका कनेक्शन है उसे कट ऑफ कर दूंगी। क्या? आइलिन रुको, ऐसा मत करना। इधर आइलिन उनकी बात को इग्नोर कर अपने एडमिनिस्ट्रेटर मोन को ऑन कर देती है और ऐसा कर वह क्रिस्टल बॉल को दद्दू को स्टैचू से डिस्कनेक्ट करने का कमांड दे देती है। नहीं आइलिन, आइलिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई मीन सॉरी मेरी प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इधर हम देखते हैं दद्दू के माफ़ी मांगने पर भी आइलिन उन्हें ब्लॉक कर देती है, जिससे स्टैचू का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। और ऐसा कर आइलिन ये बात सीजुन को बता देती है। ओह शुक्र है तुमने सही टाइम पर ये कर दिया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वैसे वो इतने गुस्से में क्यों थे? क्या ड्रैगन्स एक दूसरे से ऐसे ही हेट करते हैं? जिस पर आइलिन उसकी बात को नकार देती है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सभी ड्रैगन्स एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होते हैं। मैं यहाँ टावर में आने से पहले कई अदर ड्रैगन्स के साथ रहती और उनके साथ खेलती थी। और तो और जहाँ तक मेरे डैड और सर कैलियन की बात है, वो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। इतने अच्छे कि अदर्स ड्रैगन्स उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। परंतु पता नहीं किसी इंसिडेंट्स के कारण वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यही कारण है कि ग्रैंडपा इतने गुस्से में थे और यही कारण है कि अलग अलग फैक्शंस के लीडर होते हुए हमें यानी ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन्स को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ा। पता नहीं एजेक्स क्या कर रहा होगा। मुझे उससे मिले सदियां बीत गई है। उम्मीद है वो ठीक होगा। आइलिन के मुंह से किसी और के प्रति फीलिंग्स देखकर सीजुन को अनईजी फील होने लगता है। एजेक्स आखिर वो कौन है? चलो छोड़ो, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये सील इन्हें कहाँ से मिली। और ऐसा क्या सीजुन मैरिल से कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम आज सर काइजर के गुस्से से बच गई, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो साकाराम का हुआ है। जो सुन मैरिल बुरी तरह रोने लगती है। इसके बाद सीन कट हो हमें ड्रैगन्स के डायमेंशनल आइलैंड का दिखाया जाता है, जहां दद्दू ने गुस्से में अपने कंट्रोलर को तोड़ दिया था। नहीं ऐसा क्यों हुआ? तभी एंटोन भी वहां आ जाता है। फादर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या सब ठीक है? कहीं आइलिन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ये बस मैंने गुस्से में तोड़ा है। ऐसा क्या? दद्दू हंसने लगते हैं। लगता है मेरी प्रिंसेस ने अब टावर सिस्टम के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया है, तभी तो मेरे स्टैचू के साथ कनेक्शन को वो कट ऑफ कर पाई। आखिर वो पोती किसकी है? और ऐसा क्या? दद्दू हंसने लगते हैं। इधर एंटोन उनकी ये हरकतें देखकर परेशान हो जाता है। फादर क्या आप जानते हैं ये मशीनरी कितनी महंगी थी? ओह चलो भी इसे जाने दो, जाकर इसे किसी रिपेयरमैन से ठीक करा लो। और एक जरूरी बात, ब्लैक टावर में उस घटिया व्हाइट ड्रैगन के आइटम्स फाउंड हुए हैं। ओह तो आप इसलिए इतने गुस्से में हैं? हाँ तुमने सही कहा। आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपनी पावर्स को हमारे सिटीजन्स के साथ उनके आइटम में इम्ब्यूड करने की कोशिश की। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है कि वो ऐसा करेगा और मैं बस देखता रहूंगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। एंटोन जाओ और ब्लैक ड्रैगन्स को गैदर करो। ये सुन एंटोन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फादर अब आप करना क्या चाहते हैं? कहीं आप उनसे फाइट तो नहीं करने वाले? जो सुन दद्दू रुक जाते हैं। एंटोन ये एक वॉर है ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन्स के बीच, और मैं वो कभी नहीं भूल सकता जो उसने मेरे साथ किया। ऐसा क्या? दद्दू अपने पंख खोल वहां से उड़ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है ये बैटल बहुत ही इंटेंस होने वाली है। सीन कट हो इधर हमें 99th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहां मैरिल बार बार सीजुन से अपनी जान की भीख मांग रही होती है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आइटम कहाँ से आया। मैं तो बस साकाराम के थ्रू आयोना से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। ये सुन आयोना बताती है कि हाँ सीजुन ये झूठ नहीं बोल रही। जब हम कैद में थे तब टैरिक भी इस आइटम के बारे में यही बता रहा था कि उसे ये आइटम कहीं और से मिला। तो इसका मतलब कहीं टैरिक तो व्हाइट ड्रैगन्स के साथ कांटेक्ट में तो नहीं? मुझे इस पर डाउट है। शायद ये आइटम टैरिक को ग्रीड से मिला होगा, क्योंकि मुझे ग्रीड हमेशा से सस्पिशियस लगता है। उसकी इमेंस वेल्थ और उसके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाले कनेक्शन, ये सभी अभी भी मिस्ट्री है। ये सब देख हम कह नहीं सकते कि उसने खुद के दम पर ये सभी चीजें हासिल की होगी। ओह अच्छा, तो इसका मतलब अब हमें उस ग्रिड से ही इस आइटम के बारे में पता चल सकता है।
इधर हम बुब्बू को देखते हैं जो पूरी तरह थकी होती है, जो देख ब्लैकी सीजन के पास आकर कहता है, अंकल कैसा रहेगा कि हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर ले, हमारे गेस्ट इतनी दूर का ट्रैवल कर थक गए हैं। तुमने सही कहा ब्लैकी, चलो अभी रेस्ट कर लेते हैं और बाकी की बातें डिनर्स के टाइम करेंगे। और हाँ तुम ब्लैकी, क्यों ना तुम बुब्बू को उसके कमरे तक छोड़ाओ। ठीक है अंकल। इधर आयोना फिर से टियो से उसकी हुड्डी में रेस्ट करने को कहती है, जिस पर टियो मान जाता है। लेकिन रेस्ट करने से पहले आयोना मैरिल को वार्न करती है कि उसने जो काम किया है वो माफी लायक नहीं है, इसलिए जब हम एसोसिएशन को तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे तो तुम्हें अपने इस काम की सजा भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद है कि तुम इसके लिए तैयार हो। जो सुन मैरिल अपनी हरकतों पर रोने लगती है। ये देख टियो उसके लिए अफसोस फील कर रहा होता है। क्या कोई और तरीका नहीं कि हम इसकी सजा को कम कर सके। जो सुन आयोना गुस्सा हो जाती है। क्या क्या तुम मैरिल के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो। ये सुन टियो घबरा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। तभी हम देखते हैं ओरन कहता है, जब साकाराम नहीं रहा तो ये उसके सामान का इसका क्या करे। ओह राइट, मैं तो भूल ही गया। ऐसा क्या। सीजन उसके बैग को खंगालने लगता है। सीजन, क्या तुम अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हो। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना साकाराम टावर के आउटसाइड स्टफ्स को रखता था। अगर उसका ह्यूमंस के साथ कोई वर्चुअली कांटेक्ट नहीं था तो ये चीजें उसके पास आती कहाँ से होगी। शायद इस बैग में कोई ऐसी चीज हो जो हमारे इस क्यूरियोसिटी को आंसर दे पाए। जहां हम देखते हैं सीजन को उस बैग में से एक की मिलती है। ये की आखिर ये किस चीज की की है। जिस पर ओरन बताता है कि साकाराम ने कहा था कि ये उसके घर की चाबी है। क्या घर। आखिर एक पैडलर को घर की क्या जरूरत है। उसका डायमेंशनल बैग ही उसका घर होता है। टियो अपनी बात पूरी करता ही है कि हम देखते हैं सीजन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि ये की सब स्पेस प्रिजन की है। जब इस प्रिजन का ओनर गायब हो गया तो फार्मर सीजन इस की के न्यू इनहेरिट पर्सन है और इतने में एक गेट वहां अपीयर हो जाता है। ये वही गेट है जिसको हमने पहले साकाराम के हाउस में देखा था। अपने सामने इतने बड़े गेट को अचानक से प्रकट होते देख सभी घबराकर पीछे हो जाते हैं। क्या आखिर ये है क्या, ये कहाँ से आया। जिस पर आयोना बताती है कि ये सब स्पेस मैजिक है। इस टाइप के मैजिक को स्पेस और डायमेंशन के बीच क्रिएट किया जाता है। इस मैजिक को हाईली डेंजरस मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए या कोई रेयर आइटम या प्रीशियस आइटम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये कि इस डोर की है। और ये जानकर सीजन कर फटाक से उस डोर को ओपन कर देता है। जहां हम देखते हैं उसके अंदर बहुत अंधेरा होता है। नहीं, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। तभी टियो सीजन को इशारा करके सामने देखने को कहता है, जहां हम एक छोटे से क्रिएचर को देखते हैं, जिसको देख टियो उस पर चिल्लाते हुए उसको अपने आप को रिवील करने को कहता है। सर प्लीज मुझे हर्ट मत करिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये देख सीजन प्यार से उस क्रिएचर को समझाता है, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। जिस पर वो नन्हा क्रिएचर बाहर आता है। मेरा नाम बैट है। क्या आप मेरे न्यू मास्टर हैं। हम देखते हैं ये एक लिटिल क्यूट सा बैट होता है, जिसे देख सीजन और बाकी सभी हैरान होते हैं। तभी बैट बताता है कि अगर ये प्रिजन मास्टर साकाराम ने खोला नहीं है तो इसका मतलब आप मेरे न्यू मास्टर हो। ओह, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। वैसे मेरा नाम सीजन है, मैंने ही इस डोर को ओपन किया है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओह, कितना बेकार सवाल है। मैं गोल्डन बैट हूँ जो यहाँ अपने मास्टर के वापस आने का वेट कर रहा हूँ। तभी टियो को देखते हैं जिसे उसमें से गंदी स्मेल आ रही होती है। ये गोल्डन बैट, आखिर तुम गोल्डन कहाँ से हो और तुम आखिरी बार कब नहाए थे। क्या नहाना, वो क्या होता है। ओह माय गॉड, हे तुम यहाँ कब से कैद हो। माफ़ कीजिएगा मास्टर, मैं तो पैदा ही यही हुआ और जैसा कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जिससे आपके ऊपर मेरे लिए एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। ये गिफ्ट मेरे हार्डवर्क से खुश होकर मास्टर साकाराम ने दिया था। इसे मैंने अपने पास अच्छी तरह से स्टोर करके रखा है। जो क्या वह एक रोटन यानी सड़ा एप्पल निकालकर उसे दे देता है, जिसे देख सब उसकी बदबू से परेशान हो जाते हैं। ये फ्रूट है, कितना अच्छा है ना मास्टर, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। जो देख सीजन उसे रोटेंट फ्रूट को फेंकने को कहता है। ये खराब हो गया है, अगर तुम या कोई भी इसे खाएगा वो बीमार हो जाएगा, इसलिए तुम्हें इसे जल्दी से फेंक देना चाहिए। जो सुन बैट रोने लगता है, पर मैंने तो इसको पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। ये अब तक का मेरा सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। तभी सीजन उसे डांटता है। बहुत हुआ बैट,
जल्दी इसे यहीं छोड़ो और हमारे साथ बाहर चलो। पर मास्टर साकाराम ने तो मुझे बाहर जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे जैसा छुटकू मास्टर बाहर निकलेगा तो आउटसाइडर मास्टर मुझे जिंदा खा जाएंगे। अरे नहीं बैट बैट, ऐसा कुछ नहीं है। साकाराम ने बस तुमसे सब झूठ कहा था। क्या झूठ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी आयोना उसके पास आकर उसे कंसल्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर हम देखते हैं बैट बैट आयोना को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। लगता है यहाँ टीओ को नया राइवल मिल गया। इसके बाद वो सीजुन के साथ बाहर जाने को तैयार हो जाता है। पर मास्टर, मुझे अभी भी बाहर जाने में डर लग रहा है। देन आयोना से, अगर ऐसा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर चल सकते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर बैट बैट शर्माते हुए आयोना का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद सभी उस सब स्पेस प्रिजन से बाहर आ जाते हैं। जहां आते ही बैट बैट बाहर का नज़ारा देख इम्प्रेस होता है। वाओ, ये कितना ब्राइट है। तो दोस्तों, ये द टॉप डंजन फार्मर का फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड था। इसका नेक्स्ट सीजन आते ही मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।